नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 2 में स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको सेट नंबर 2 में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टूडेंट 6 का स्टूडेंट घातक मैंने करा दिया था स्टूडेंट। 6 का घातक आज चलेंगे स्टूडेंट कि 7 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 7वां और स्टूडेंट 8वां और 9वां क्वेश्चन स्टूडेंट आज समाप्त कर देंगे ये सेट। तो चलते स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में डाल लेना हेडिंग असंग जनन। तो क्या लिखना है असंग जनन स्टूडेंट कि कभी कभी युग्म कोद्भिद के बिना ही, किसके स्टूडेंट, युग्म कोद्भिद के बिना ही नर और मादा युग्मकों के संलयन से ही भ्रूण और बीजाणुद्भिद बन जाता है। इसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, यही इसका आंसर था। इसके बाद स्टूडेंट आपको हेडिंग डाल लेना है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन स्टूडेंट आपको हेडिंग डाल लेना है। अनिषेक जनन में आपको क्या लिखना है कि जब अंड कोशिका बिना निषेचन के, क्या स्टूडेंट, निषेचन नहीं, बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है। अर्थात स्टूडेंट बात करें, अर्थात बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकास होना ही हमारा क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे में स्टूडेंट पपीता और स्टूडेंट केला भी है और आदि। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ एक ही एग्जाम्पल बताया है। ठीक है स्टूडेंट, और मैं बता दे रहा हूँ, और केला भी होता है और पपीता। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्या लिखना है आपको अनिषेक जनन में, जब अंड कोशिका बिना निषेचन के स्टूडेंट, कैसे, बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है। किसमें, भ्रूण में बदल जाए। अर्थात बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकास होना ही क्या कहलाता है, हमारा अनिषेक जनन। जैसे बता दिया मैंने पपीता और केला और आदि। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम। देखिए प्रिय स्टूडेंट, रेड डाटा बुक के बारे में हम समझते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी एक विशेष किताब है। क्या है, एक विशेष किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित, दुर्लभ, सुवेध तथा अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। रेड डाटा बुक कहलाती है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो रेड डाटा बुक है, ये रेड डाटा बुक बिल्कुल पुराने से पुराने जो जीव हैं, जैसे हमारे पास डायनासोर, सभी जीवों का नाम इस डाटा बुक में मिलता है। कोई भी जीव हो, क्योंकि ये बुक वही बुक है जिसमें सभी जीव जंतुओं का नाम मिला करता है, चाहे वो जीव चाहे विलुप्त हो चुका हो, चाहे कैसा भी हो। ठीक है स्टूडेंट, ये वही बुक है जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी जीवों का डाटा रहता है, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे कोई भी जीव हो। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं स्टूडेंट, इसकी उपयोगिता निम्न प्रकार से है। किसकी, रेड डाटा बुक की। नंबर 1 क्या है, ये लुप्त हो रही जीव प्रजातियों की जानकारी देती है। जो भी जीव है, अगर वो क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो उनकी जानकारी देती है कौन, रेड डाटा बुक। नंबर 2 है स्टूडेंट, ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। जो वर्तमान में स्टूडेंट जो जीव हैं, उनके क्या करती है, उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। नंबर 3 में स्टूडेंट आपको लिखना है, आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। कौन, रेड डाटा बुक। नंबर 4 में स्टूडेंट लिखना है, इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है। किस स्टूडेंट, रेड डाटा बुक से। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, आवृत बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट हम अपने उत्तर की तरफ। तो आपको उत्तर डाल लेना है और नंबर 1 हेडिंग डाल लेना है स्टूडेंट, बाह्यदल पुंज। क्या स्टूडेंट, बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज में आपको लिखना है, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। कौन स्टूडेंट, बाह्यदल पुंज। सबसे पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है स्टूडेंट
इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। क्या? जो इसकी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? आप पुष्प में देखा भी होगा, जो पुष्प का हरा भाग होता है वही हमारा क्या होता है? बाह्यदल पुंज। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं तथा कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा भी करते हैं। कौन? बाह्यदल पुंज। कभी कभी बाह्यदल पुंज के नीचे बाह्यदलों के समान एक और अन्य चक्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिन्हें हम कहते हैं अनुबाह दल कहते हैं। किस स्टूडेंट? इन्हीं को। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेना है नंबर दूसरे में दलपुंज कि दलपुंज क्या है। देखते हैं, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कौन स्टूडेंट? यह दलपुंज जो है पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को क्या कह देते हैं? दल कह देते हैं। क्या स्टूडेंट? दल कह देते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, जो पुष्प होता है, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कोई लाल होती हैं तो कोई पीली होती हैं तो कोई हरी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं स्टूडेंट पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि ये प्रायः रंगीन होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे रंग के हो सकते हैं। एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। कौन स्टूडेंट? दलपुंज। आपको स्टूडेंट हेडिंग डाल लेना है तीसरे नंबर में पुमंग कि पुमंग क्या है। देखिए स्टूडेंट, पुमंग क्या है तो देखते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कौन स्टूडेंट? पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसमें नर जनन अंग प्रायः अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। किसमें स्टूडेंट? पुमंग में। किसमें? पुमंग में। यह क्या है स्टूडेंट? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसमें नर जनन अंग प्रायः अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पुंकेसर कौन होता है? नर जनन अंग होता है पुष्प का। ठीक है, और इसके बाद क्या स्टूडेंट? चौथे में आपको हेडिंग डाल लेना है जायांग कि जायांग क्या है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन स्टूडेंट? जायांग, जिसमें मादा जनन अंग प्रायः एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कौन? जायांग। जायांग को स्टूडेंट पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। किसे? जायांग को। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके बाद स्टूडेंट। देखिए और थोड़ी देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उपरोक्त चक्रों में बाह्यदल पुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र तथा पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। क्या स्टूडेंट? उपरोक्त चक्रों में बाह्यदल पुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। किन्हें? बाह्यदल पुंज तथा दलपुंज को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सहायक चक्र तथा पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। यही इसका स्टूडेंट राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 9 का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों सहित निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 स्टूडेंट, सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। और स्टूडेंट नंबर दूसरा है हमारे पास सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग में लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है प्रतिरक्षा क्या है, हम समझते हैं। तो स्टूडेंट लिखिए यहाँ पर, देखते हैं कि प्रतिरक्षा मानव शरीर को, कौन? प्रतिरक्षा मानव शरीर को रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता है। कौन स्टूडेंट? प्रतिरक्षा मानव शरीर को रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है। इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। आप देखते स्टूडेंट, अगर आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो स्टूडेंट प्रतिरक्षा तंत्र है, अगर ये मजबूत नहीं होता स्टूडेंट, तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये क्योंकि स्टूडेंट रोगों से लड़ने की क्षमता ही होती है हमारे अंदर। तो अगर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो अनेक प्रकार के रोग कारक आएंगे स्टूडेंट और आपके रोग फैला देंगे। ठीक स्टूडेंट, और इसके बाद लिखना है आपको, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, सहज कोष्टक में जन्मजात प्रतिरक्षा है। और स्टूडेंट एक तरफ आपको डालेना उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर पूछा हुआ अंतर, तो आपको ऐसे लाइन खींच के एक तरफ क्या डालेना, सहज प्रतिरक्षा, एक तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है एक एक करके। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालेनी, यहाँ पर नंबर 1 डालना है। तो नंबर 1 में स्टूडेंट लिखना है, यह जन्म के समय से ही पाई जाती है। कौन स्टूडेंट? सहज जो प्रतिरक्षा है, इसीलिए क्या इसे कहा गया है जन्मजात प्रतिरक्षा।
यह जन्म के समय से ही पाई जाती है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। और नंबर स्टूडेंट यहाँ है उपार्जित प्रतिरक्षा जो है यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। कौन? उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा नंबर डाल के लिखना है यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, स्वतः प्राप्त होती है हमारे शरीर में स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट दूसरे नंबर यहाँ डाल के लिखना है यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। कौन स्टूडेंट? उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर डाल के लिखना है स्टूडेंट यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। कौन? सहज प्रतिरक्षा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जो स्टूडेंट हमारी त्वचा होती है, जो स्किन होती है स्टूडेंट, वो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर में यहाँ का आपको हेडिंग डाल के लिखना है प्रथम बार। नंबर तीसरी, प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं के से सामना होने पर अनुक्रिया होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है। जैसे उदाहरण में स्टूडेंट टिटेनस, चेचक आदि। टिटेनस जो कब होता है स्टूडेंट? जब आपके कोई कीली इली वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर टिटनेस हो जाती है स्टूडेंट, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाया जाता है। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद आपको चलते हैं और स्टूडेंट आगे की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक तरफ आपको डाले ना सक्रिय प्रतिरक्षा, एक तरफ आपको डाले ना निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा और एक तरफ सक्रिय प्रतिरक्षा। नंबर एक स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 1 डाल के सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। और नंबर 1 में यहाँ पर स्टूडेंट लिखना है निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। कौन स्टूडेंट? जो प्रतिरक्षी होते हैं सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं, डायरेक्ट। इसमें लिखना है आपको स्टूडेंट दूसरा नंबर डाल के यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। को इसमें स्टूडेंट सक्रिय प्रतिरक्षा में, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आपको दूसरे नंबर में डाल के लिखना है दूसरे नंबर में इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है। किसमें? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर तीसरे नंबर डाल के लिखना है आपको यह लंबे समय तक बनी रहती है। कौन? सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट, यह लंबे समय तक बनी रहती है। नंबर तीसरा डाल के यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करा करके बनाए जाते हैं। कौन? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। ठीक स्टूडेंट, यह क्या लिख रहा है यहाँ पर ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को स्टूडेंट जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।